नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के कुछ विचार पढ़ते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर। साथियों, साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष है। जो बीज और वृक्ष में संबंध है वही संबंध साधन व साध्य में है। महात्मा गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पे बल दिया था। वो कहना चाह रहे थे कि साध्य को प्राप्त करने के लिए, स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए साधन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तभी साध्य भी पवित्र होगा, साध्य शुद्ध होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी दोनों ही साध्य को और साधन दोनों को ही पवित्र शुद्ध माना करते थे। उन्होंने क्या उदाहरण दिया? देखिए, साधन को बीज माना है। साधन को क्या माना है? बीज माना है, और साध्य को वृक्ष माना है। तो आप ये याद रखें, साध्य है उसको महात्मा गांधी जी ने वृक्ष माना है, और जो साधन है उसको बीज माना है। तो ये बीज, वृक्ष और बीज की जो शब्दावली है उसके माध्यम से महात्मा गांधी जी अपने साध्य और साधन के सिद्धांत को समझाना चाहते हैं। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो सन 1924 के अंदर, 1924 के अंदर बेलगांव के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी की समाजवाद की अवधारणा सर्वाधिक किसके निकट है? देखिए, फेबियन समाजवाद के, मार्क्सीय समाजवाद से, गिल्ड समाजवाद से, लेनिन समाजवाद से। आपकी नज़रों में कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है मार्क्सीय समाजवाद की अवधारणा से। महात्मा गांधी की समाजवाद की अवधारणा कहीं ज़्यादा निकट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या नहीं चाहते थे? हिंसा कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, और मार्क्स क्या चाहता था? मार्क्स चाहता था, हिंसा चाहता था मार्क्स। तो यदि मार्क्स के विचारों से यदि हिंसा निकाल दी जाती है तो वो किसके विचार बन गए? गांधी जी के। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के जो विचार है वो मार्क्सीय समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। मार्क्स भी वो चाह रहे थे कि, मार्क्स क्या चाह रहे थे कि बुर्जुआ और पूंजीपति वर्ग में जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बुर्जुआ वर्ग जीतेगा, पूंजीपति हार जाएगा। एक दिन सर्वहारा वर्ग का क्या हो जाएगा? अधिनायकवाद हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग सब जगह उद्योगपति हो जाएंगे, उन्हीं की सरकार हो जाएगी। तो वो समाजवाद, साम्यवाद की स्थिति के बारे में बात करता है। और जब साम्यवाद आएगा तो उस समय राज्य क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी भी राज्य के पक्ष में नहीं थे, राज्य को शोषण का यंत्र माना करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के जो समाजवादी जो विचार है वो मुख्य रूप से किससे मिलते जुलते हैं? मार्क्स से मिलते जुलते हैं। तो मार्क्सीय समाजवाद हो गया। कौन सा सिद्धांत गांधी जी से संबंधित नहीं है? देखिए, सर्वोदय का है, सर्वोदय का सिद्धांत दिया था। साध्य और साधन का सिद्धांत दिया, अभी बताया। निष्क्रिय प्रतिरोध और खिलाफत, तो खिलाफत आंदोलन 1 अगस्त 1920 को दिया महात्मा गांधी जी ने। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का जो शब्दावली है वो मुख्य महात्मा गांधी जी की नहीं है। महात्मा गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब ये सिद्धांत दिया ही नहीं महात्मा गांधी जी ने। ये तो स्वतंत्रता आंदोलनों से संबंधित है। ये यानी कि 1920 से लेकर 1948 के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी, जो उग्रवादी जो नेता थे, उनका ये निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, और तो ये निष्क्रिय जो प्रतिरोध है वो गांधी जी का नहीं है। गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से तो हम राजनीतिक क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हम अंग्रेजों का विरोध करके इसमें हम सुधार कर सकते हैं, ऐसी बात वो कहना चाहते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का इनका सिद्धांत नहीं है।
जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है। ठीक है, यह भी महात्मा गांधी जी का विचार है, गांधी जी का यह कथन है। गांधी जी कहना चाहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं होने चाहिए। राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया, ये आप याद रखें। और हमारे प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य के अंदर आदर्श राज्य के अंदर उसने आदर्श राजा की कल्पना की थी, और आदर्श राजा के अंदर यही तो गुण बताए थे कि उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए, उसके अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, तभी तो वो आदर्श राजा रहेगा, तभी तो वो आदर्श राज्य को चला सकेगा। तो ये प्लेटो ने कल्पना की थी। तो हम ये कह सकते हैं महात्मा गांधी जी के विचार प्लेटो जैसे है। आगे हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी ये कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। राजनीति इनके बिना यानी धर्म के बिना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैकियावेली ये कहते हैं, मैकियावेली ठीक उल्टे हैं। मैकियावेली ने कहा था कि धर्म और राजनीति पृथक होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म को राजनीति के अंदर घसीट रहा है, इसका मतलब वो राजनीति कर ही नहीं सकता, वह अपने देश को, राज्य को नहीं चला सकता है। तो मैकियावेली के विचार अलग है और महात्मा गांधी जी के विचार अलग है। कौन सा वाक्य गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, क्या इसका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्योंकि ये तो हिगल का कथन है। राज्य एक प्राकृतिक है, ये भी नहीं है। राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है। तो बताओ, इसमें से देखना पड़ेगा कि राज्य आवश्यक बुराई है। हाँ, महात्मा गांधी जी का अकॉर्डिंग राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है। तो मतलब यहाँ इस कथन के अंदर ऐसा लगता है कि राज्य को वे चाहते ही नहीं है। यहाँ इस कथन के अंदर ऐसा लगता है कि राज्य है लेकिन वो बुराई है, राज्य है लेकिन बुराई है। इस कथन में ऐसा लगता है कि राज्य अनावश्यक बुराई है, इसका मतलब राज्य को वो चाहते ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि गांधी जी के अकॉर्डिंग जो राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है कि राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है। महात्मा गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी संबंधित, मतलब महात्मा गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे या नहीं? यस, हाँ, नहीं, दोनों, कोई नहीं। क्या महात्मा गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे? क्या महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चलने वाले क्या दार्शनिक अराजकतावादी हो सकते? जी हाँ, महात्मा गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने राज्य का, स्टेट का विरोध किया था। स्टेट को उन्होंने अनावश्यक बुराई मानी। 1940 के दशक में वो ये कहने लगे कि यदि लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो स्वतंत्रता की आड़ में स्वच्छंदता का प्रयोग करने लगेंगे, इसलिए राज्य कहीं ना कहीं आवश्यक भी हो गया। इसीलिए राज्य को उन्होंने क्या माना, एक अंतिम समय में थोड़ा सा आवश्यक मानने लग गए थे, लेकिन प्रारंभिक समय में उन्होंने राज्य का विरोध किया, इसीलिए उनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे, यानी कि यस, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। सिद्धांतों के बिना राजनीति और श्रम के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा नहीं होती है। ये किसने कहा था? गांधी जी का ये कथन है, इसको आप जरूर याद रखें। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे वीर पुरुषों की अहिंसा कहा था? आपको पता है कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार की अहिंसा के बारे में बात की थी। तो आप बताओ कि पुरुषों को, वीर पुरुषों की अहिंसा किसे कहा जाता है? औचित्यपूर्ण अहिंसा को कहा, या कायरों की अहिंसा को कहा, या जागृत अहिंसा को कहा, या उपरोक्त सभी? बताओ सही आंसर। तो इसमें सही आंसर है कि ये जो है ना, जागृत अहिंसा,
ठीक है। तो जागृत अहिंसा को महात्मा गांधी जी ने वीर पुरुषों की अहिंसा कहा था, आप इसको जरूर याद रखें। और ये अहिंसा ही सबसे बेस्ट होती है, सबसे अच्छी जो अहिंसा होती है गांधी जी के अकॉर्डिंग वो होती है जागृत अहिंसा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें। राज्य के संदर्भ में गांधी जी के विचार किससे मिलते जुलते हैं? प्लेटो, हॉब्स, मार्क्स और रूसो। अभी मैंने बताया था कि गांधी जी के विचार मार्क्स से संबंधित है। मार्क्स भी अपने साम्यवादी अवस्था के अंदर कल्पना की थी कि राज्य लुप्त हो जाएगा, और मार्क्स भी अपने प्रारंभिक जीवन में यानी 1930-35 के पहले वो राज्य का विरोध किया करते थे, तो राज्य को अनावश्यक माना करते थे। तो ये है मार्क्स से। हम कर्तव्य है और फल अधिकार है, किसने कहा था? हम कर्तव्य है और फल अधिकार है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, तिलक जी। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है महात्मा गांधी जी। प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य है। प्रत्येक ग्राम अपने आप में पूर्ण गणराज्य है, तो महात्मा गांधी जी है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो गाँवों का शासन चाहते थे, गाँवों के अंदर खुद का शासन हो, तो प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य होना चाहिए। तो ये है महात्मा गांधी जी का कथन है, ये भी गांधी जी का कथन है। किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को बनाया? बताइए। मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को बनाया, ये कथन कई एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। ये किसका कथन है? किसने महात्मा गांधी जी को कहा? बताइए। कि कहने का मतलब महात्मा गांधी जी की पहचान उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत दिया इसलिए नहीं हुई, सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी जी की पहचान हुई, ये कहने वाले हैं कौन है? बताइए। तो इसका सही आंसर है R.R. दिवाकर। R.R. दिवाकर, तो ये आप जरूर याद रखें। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में, ये तो हमें पता है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया। गांधी जी ने अपनी कौन सी रचना का प्रकाशन इस इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में किया? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि उनकी आत्मकथा थी, हिंद स्वराज, गीता बोध, शांति व युद्ध में अहिंसा। कौन सी बुक का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने 1909 के अंदर इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में किया? सही आंसर क्या है? सही आंसर है हिंद स्वराज। सही आंसर क्या है? हिंद स्वराज। पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत कहां से ग्रहण किया? बताइए। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का जो सिद्धांत दिया वो कहां से ग्रहण किया? तो महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का जो सिद्धांत है वो ग्रहण किया था रस्किन से। रस्किन नामक विद्वान से उन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत ग्रहण किया था। और रस्किन की एक बुक थी अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट, ठीक है। अनटू द लास्ट बुक को जब पढ़ा महात्मा गांधी जी ने, तब उन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत, सर्वोदय सिद्धांत की शब्दावली उनके दिमाग में आई महात्मा गांधी जी की। तो ये रस्किन से प्रभावित होकर सर्वोदय का सिद्धांत देते हैं। और रस्किन की कौन सी बुक थी? अनटू द लास्ट। एक कथन है कि मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूँ, मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ वो ही मैं दुनिया को समझा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह की जो शब्दावली है वो महात्मा गांधी जी की है। 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है? 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है? ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये जरूर याद रखें। बहुत बड़ा इसके अंदर आगे भी है। तो ये कथन यहीं से चालू होता है कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है, ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्दावली किससे ग्रहण की? महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था भारत के अंदर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए।
मतलब अंग्रेजों के कानून वगैरह को तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, ये सब। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने। तो हमारा प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी जी किससे प्रभावित होकर ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने ग्रहण किया था? तो ये है डेविड हेनरी थोरो। डेविड हेनरी थोरो, ये आप जरूर याद रखिए। महात्मा गांधी जी डेविड हेनरी थोरो से प्रभावित होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या विचार उन्होंने ग्रहण किया था। हिंद स्वराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है कि यह पश्चिमी सभ्यता की समीक्षा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंदर अंग्रेज लोगों की आलोचना की थी, उसमें समीक्षा है। यह हिंसक राष्ट्रवाद के प्रति प्रत्युत्तर है। जी हाँ है। उस समय अंग्रेज लोग हिंसक राष्ट्रवादी तो फैला रहे थे, हिंसा कर रहे थे चारों तरफ। कोई अहिंसा थोड़ी कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, लूट कर रहे थे। जी हाँ, ये बात भी उसके अंदर है। गांधी जी इसमें विदेशी प्रभुत्व का समर्थन किया क्या? क्या गांधी जी, महात्मा गांधी जी अपने हिंद स्वराज बुक जब लिखते हैं तो क्या उसमें विदेशी प्रभुत्व की उसने कल्पना की कि हमारे ऊपर विदेशी प्रभुत्व हो या डोमिनियन स्टेट हो? ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी जी कभी विदेशी प्रभुत्व की कल्पना ही नहीं की, और ना ही महात्मा गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट का समर्थन किया था। तो विदेशी प्रभुत्व वाला ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? क्या ए और बी? ए और बी दोनों सही है। यह पश्चिमी सभ्यता की समीक्षा है। जी है। यह हिंसक राष्ट्रवाद के प्रति प्रत्युत्तर है। जी है। तो ए और बी सही है। केवल ए ये गलत है, केवल बी ये भी गलत है, उपरोक्त सभी ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया? ए और बी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।